शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दे जरा औकात में रहें। जय हिंद साथियों, मैं अर्चना, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज एकेडमी में। तो दोस्तों जल्दी से हमारे लाइव सेक्शन में जुड़ जाइए। आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। सभी लोग बहन भाइयों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। खाना आना खा पी के आराम से और कॉपी पेन लेकर आइए, विद कॉपी पेन बैठिए, क्योंकि लाइव सेक्शन में आपको आज जीएस का मैराथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जीएस से आपको, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। प्रशांत श्रीवास्तव भाई जय हिंद, गुड इवनिंग। सरोज मैम जल्दी आइए, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। रविकांत भाई आप क्या नींद में बैठे हो, जल्दी से हमारे लाइव सेक्शन में जुड़ जाइए। बाबा जी बाबा भाई आप भी हमारे लाइव सेक्शन में पधार कर भारी बहुमत से विजयी बनाए, जल्दी से आइए सभी लोग। देखिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छे, गुड, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ गए, क्लास को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो आने वाले नहीं वो बाद में भी गुड इवनिंग करते रहते हैं, क्लास ख़त्म होने पर भी गुड इवनिंग चलती रहती है। तो आ जाइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो हम क्वेश्चन करेंगे, उसके चारों ऑप्शन का भी ऑपरेशन करते हुए चलेंगे, ताकि ऑप्शन से भी संबंधित आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो हमारी क्रांतियां हुई थी तो उसमें नीली क्रांति पूछी गई थी। तो जल्दी से फटाफट रिप्लाई करते हुए चलिए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। जल्दी से देखिए, ये मैथ नहीं है कि आपको लगाने के लिए टाइम चाहिए। आपने क्वेश्चन सुना और रिप्लाई पर तुरंत ध्यान दिया। जल्दी से रिप्लाई करिए। सरोज दीदी जल्दी आइए, रीतिका जल्दी से आइए भाई। रीतिका दीदी कहाँ हो आप, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, गुड, सबके आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी सबके ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। अब देखिए आंसर हमारा हो गया, जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मत्स्य क्या है। तो मत्स्य का मतलब जानेंगे, मत्स्य मीन्स होता है मछली, हम इसे संस्कृत में भी बोल सकते हैं, मछली को ही हम मत्स्य बोलते हैं। इसलिए जो नीली क्रांति है वो हमारी है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब इसमें हमारे और भी ऑप्शन थे, तो आप फर्स्ट ऑप्शन बताइए, मांस उत्पादन। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, किससे संबंधित है, मांस उत्पादन किससे संबंधित है। चलिए हम बता रहे हैं, ये संबंधित है मांस उत्पादन लाल क्रांति से संबंधित। देखिए माइंड एकदम फ्रेश करके बैठिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद रहें, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन हमारे थे इसमें मांस उत्पादन। अगर पूछा जाए कि मांस उत्पादन किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति से संबंधित है मांस उत्पादन। अगला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडा उत्पादन से। चलिए गुड इवनिंग भाई देवेंद्र, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप बाद में गुड इवनिंग करते रहते, हम कब तक गुड इवनिंग करें भाई। क्लास प्रारंभ हो जाए तो आप टाइम पर आइए। सभी को गुड इवनिंग, और क्लास प्रारंभ के बाद हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन डी था हमारा कृषि से। अगर क्वेश्चन आएगा कि कृषि से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा, उम्मीद है, रिप्लाई कीजिए। कृषि से कौन सी क्रांति संबंधित है, वो है हरित क्रांति संबंधित। बहुत अच्छे, रीना भाई आंसर दीजिए जल्दी से। सरोज, प्रिया दीदी, प्रशांत भाई जल्दी से आइए, ठीक। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हरित क्रांति के जनक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस में। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, क्रांति से संबंधित आपका एक क्वेश्चन फंसेगा। चलिए तो हरित क्रांति के जनक कौन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गुड, सुपर बेटे सुपर, हमारा बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग।
हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। देखिए बच्चा कंफ्यूज यहाँ पर होगा, आप लोग कंफ्यूज कहाँ पर होंगे। देखिए नॉर्मन बोरलॉग क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यहाँ पर भारत नहीं लगा है इसलिए हरित क्रांति का केवल पूछा है तो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर यहीं पर बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो राइट आंसर होगा हमारा MS स्वामीनाथन। भारत में अगर पूछा जाए तो आप लगाओगे MS स्वामीनाथन, अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो आप लगाओगे नॉर्मन बोरलॉग। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं, तो जिसको पता हो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के रहने वाले थे। जल्दी कीजिए भाई, सरोज दीदी, प्रशांत भाई, रविकांत भाई, जल्दी से कीजिए फटाफट, आप तो टाइम लगा देते हो आंसर देने में। ठीक, गुड। तो देखिए ये हमारे कहाँ के थे नॉर्मन बोरलॉग, ये हमारे अमेरिका के थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे तो ये थे अमेरिका के। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब अगला देखिए, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई थी। फटाफट नोट भी कीजिए क्योंकि हमारा जो पॉइंट छूट जाएगा आप बाद में सोते रह जाओगे, इसलिए नोट करते हुए चलिए। हम देखो आपको बार बार पिन करने का मेरा मतलब यही है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, ये नहीं आप तो चिल्लाते हो फालतू में चिल्ला रहे या कॉपी उठाओ पेन उठाओ। कुछ बच्चों के दिमाग में शैतानी पता क्या आती होगी, कितना भी चिल्लाओ तुम मैडम कॉपी नहीं उठाएगा साला, कॉपी नहीं उठाएगा साला। अरे भाई ये मत बनो, तुम पढ़ने आए हो पढ़ लो, ठीक है। कॉपी में नोट करते हुए चलिए, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसमें स्टार भी बना लीजिए। आगे हमारी बहुत सी वैकेंसियां आ रही हैं, उसमें आपको क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि RBI की स्थापना कब हुई थी। फटाफट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसमें हमारे 1949 यानी 1949, ऑप्शन बी है 1935 यानी 1935, अगला ऑप्शन सी है हमारा 1982 1982, अगला है हमारा 1950 यानी 1950। तो हमारा इसमें आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, रितिका दीदी बहुत अच्छे, गुड। देवेंद्र बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर कीजिए। इसमें हमारा RBI की स्थापना कब हुई थी तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। अब देखिए RBI से संबंधित और भी ऑप्शन हमारे रखे हैं तो और ऑप्शन भी जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 1949। अगर बात की जाए कि RBI के संबंध में 1949 में क्या हुआ था तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। अब ऑप्शन सी है हमारा 1982, तो ये भी हमारे बैंक से ही संबंधित है। आप लोग रिप्लाई कीजिए कि 1982 में क्या हुआ था, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाइए। देखिए GS है, आपको फटाफट आंसर देने हैं, मैथ नहीं है या कोई आपको कॉपी रख के लगाना पड़ेगा, अगर गलती भी हो जाएगी तो दोबारा लगाना पड़ेगा। ये मैथ नहीं है, ये GS है, आपको फटाफट आंसर देने हैं इसमें ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए जो 1982 है इसमें हुआ था नाबार्ड बैंक की स्थापना। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। अगर पूरी डेट आपसे पूछी जाए तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ये बैंक कृषि से संबंधित है, कृषकों के लिए है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। अब RBI उठा ही लिया तो उससे और भी 2-4 क्वेश्चन कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन इससे ना छूटे। तो हमारा क्वेश्चन है RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। चलिए आंसर कीजिए, इसमें आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है हमारा CD देशमुख, ऑप्शन बी है हमारा रघुराम राजन, ऑप्शन सी है हमारा उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है शशिकांत दास। फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी। बहुत अच्छे भाई, गुड, बहुत बढ़िया। मोनिका दीक्षित, प्रीति दीदी, आप तो भाई दिखी ही नहीं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। प्रीति, रूबी दीदी जल्दी आइए बेटा, जल्दी आ जाया करो, आप तो लेट हो जाते हो। प्रीति दीदी, रीना दीदी जल्दी आंसर कीजिए।
तो इसमें हमारा आरबीआई के प्रथम गवर्नर भाई हम ही बता रहे हैं। चलो सबके आंसर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब बच्चे हमारे अच्छा सा आंसर कर रहे हैं भाई बहन। चलिए हमारा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं। अगले ऑप्शन भी जान लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन इसीलिए रखे, हमने आपसे कहा था चारों ऑप्शन का ऑपरेशन करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए ऑप्शन बी है हमारा रघुराम राजन। अब रघुराम राजन क्या थे, तो रघुराम राजन ये 23वें गवर्नर थे। अगर क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे, तो रघुराम राजन आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। अगला ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, फटाफट आंसर करते हुए चलिए। ऑप्शन सी है हमारा उर्जित पटेल। अगर बात की जाए कि उर्जित पटेल किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे, तो ये थे 24वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब हमारा पहले का और अब का बहुत कम पूछा जाता है, जो उसमें नंबर वाइज नंबर रहे हैं, 23वें कौन रहे हैं, 24वें कौन रहे हैं, 25वें कौन है, या फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगला ऑप्शन डी है हमारा शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी है हमारा शक्तिकांत दास, थोड़ा मिस हो गया, इसमें देख लीजिए शक्तिकांत दास हैं। अब जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं। जल्दी भाई फटाफट आंसर कीजिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना भी अपना ना हमारा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गुड, बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। लगता है जीएस में हमारे सैनी बहुत आगे हैं। चलिए गुड भाई, बहुत अच्छे सबके आंसर आ रहे हैं। तो देखिए कि वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, यानी 25वें गवर्नर बने हैं। 25वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं, शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं। दोबारा देख लेते हैं ध्यान से, एकदम माइंड में फीडिंग बैठा लीजिए। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर है सीडी देशमुख। अगर यहीं पर बात करें कि 23वें गवर्नर कौन है, तो रघुराम राजन ये 23वें गवर्नर हैं। ऑप्शन सी था हमारा उर्जित पटेल। बात की जाए कि 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे। अगर 25वें नंबर के पूछे जाएं तो शक्तिकांत दास ये हमारे प्रेजेंट में उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम से आंसर दीजिए फटाफट। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी लिपि अंग्रेजी की है। इसमें आपसे लिपियां पूछी गई, जो भी हमारी भाषा होती है उसमें एक एक लिपि होती है, तो उनकी लिपि क्या है, तो इसमें हमसे अंग्रेजी की लिपि पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा गुरमुखी, ऑप्शन बी है हमारा देवनागरी, ऑप्शन सबको दिख रहे हैं, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है रोमन और ऑप्शन डी है ब्राह्मी। जल्दी से भाई आंसर कीजिए, हमने चारों ऑप्शन भी बता दिए हैं, फटाफट आंसर करते हुए चलिए। गुड, बहुत अच्छे प्रीति, रूबी दीदी, सरोज बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी को। भाई हमारे भाई बहनों के आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी हमारे भाई बहन पढ़ते हैं बहुत मन से। ठीक है, अगला है हमारा, बताइए जल्दी बताइए। बाबा जी बहुत भैया, आपके तो आंसर गजब आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। लिपि अंग्रेजी की क्या है, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, चलिए कौन सी लिपि अंग्रेजी की है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। और भी हमारी लिपियां हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा गुरमुखी। अगर यहीं पर बात की जाएगी कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो वो है गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, देखिए यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसलिए नोट, अगर आपको एक आता है, 2 आता है, ऐसा तो है नहीं कि चारों ऑप्शन आते होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आते होंगे, तो इसलिए नोट करते हुए चलिए सारे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन बी था हमारा देवनागरी। ये तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पता ही होगा कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो ये है हमारी हिंदी भाषा की लिपि। क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी लिपि किस भाषा की है, तो ये है हिंदी भाषा की लिपि। ऑप्शन डी था हमारा ब्राह्मी। अगर यहीं पर बात की जाए कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो ये है हमारी ब्राह्मी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी। चलिए इसमें देखिए फिर से दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमारी गुरमुखी की लिपि है पंजाबी, और ऑप्शन बी था हमारा देवनागरी। अगर बात की जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, तो वो है हमारी देवनागरी। ऑप्शन सी था हमारा रोमन। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन।
ऑप्शन डी था हमारा ब्राह्मी। अगर बात की जाएगी कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो वो है हमारी ब्राह्मी। बहुत अच्छे, सभी लोग रिप्लाई देते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन हमारा आपसे है कि कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रूबी बेटा जल्दी रिप्लाई कीजिए, सभी लोग। दीदी, अरे भाइयों आप लोग भी रिप्लाई कीजिए, सभी लोग। देवेंद्र, रविकांत, अरे भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सरोज दीदी, आप भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और उड़ा दीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आइए ऑप्शन बी हम आपको दे रहे हैं, गरबा। ऑप्शन बी है कथकली। ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी है कली गोपाल। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। हमारा इसमें कौन सा लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए, बहुत अच्छे बेटा, गुड भाई, आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश से कौन सा संबंधित है, तो ये है हमारा कुचिपुड़ी। अब इसके 4 ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन भी जान लो। तो ऑप्शन हमारा ए है गरबा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप सभी लोग कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा कहाँ का है, गुजरात का। गरबा गुजरात का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये है गुजरात का। अगला हमारा है कथकली। क्वेश्चन आपसे आएगा कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है केरल का। केरल का ये है हमारा कथकली। अब लास्ट में हमारा ऑप्शन डी है, बचा है कली गोपाल। आप सभी को आंसर करना है कि कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। अरे भाई आपको सॉल्व थोड़ी ना करना है कि कली गोपाल धन संधि विच्छेद करके निकालोगे, ये जीएस है। फटाफट आंसर कीजिए, टाइम मत लगाइए इसमें, जल्दी से, एकदम बढ़िया, गुड भाई सभी लोग। रूबी आपके आंसर तो बहुत फटाफट आ रहे हैं, यानी पढ़ने लगे बच्चे। बाबा जी भाई आपका तो कहना ही क्या, बहुत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कली गोपाल ये हमारा है असम से। बहुत से बच्चों के आंसर आ चुके थे, असम से संबंधित है कली गोपाल। चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें गरबा था हमारा गुजरात का, इसमें आंध्र प्रदेश का पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश का था कुचिपुड़ी, ये वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला था हमारा कथकली, ये हमारे केरल का है। अगला था हमारा कली गोपाल, तो ये असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है आपसे हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन भी आप सब लोगों को दे रहे हैं। ऑप्शन ए है हमारा 28 फरवरी, ऑप्शन बी है हमारा 5 सितंबर, और ऑप्शन सी है इसमें हमारा 21 मार्च, ऑप्शन डी है हमारा इसमें 8 अक्टूबर। फटाफट रिप्लाई करते हुए चलिए, सभी लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी से कि कौन सा डे आता है जिसमें हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग देखिए जल्दी से रिप्लाई कर दो और अच्छे से पढ़िए। हमारी वैकेंसियाँ इस बार इतनी आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आगे भी संभावना इसी तरह होगी, नहीं ना, इसलिए इस बार इतना मजबूती से पढ़िए। देखिए तैयारी मत करो, हमेशा तैयार रहो। जब तक आप तैयारी करोगे तब तक कोई ठोक के चला जाएगा फालतू में, इसलिए तैयारी मत करो, हमेशा तैयार रहो। तो जल्दी से हमारा आंसर कीजिए, इसमें कौन सा आंसर होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सभी लोगों के लगभग आंसर आ चुके हैं, गुड, बहुत अच्छे। चलिए हमारा इसमें आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन और भी है हमारे, वो भी जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ऑप्शन सी है हमारा 21 मार्च। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम ये हमें देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, इसमें आप नोट कर लीजिए, विश्व वानिकी दिवस। ऑप्शन डी है हमारा 8 अक्टूबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी था हमारा 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है हमारा 8 अक्टूबर ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा दिवस मनाते हैं, इसमें मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। 5 में था सिर्फ शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को था सिर्फ शिक्षक दिवस, और यहीं पर बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को।
ये आप ध्यान रखिए। विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, अगर शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 5 सितंबर को मनाते हैं। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे जल्दी से रिप्लाई देते रहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार बना के नोट कीजिए ये क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्योंकि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं इसमें हम आपको, बालांगू, ऑप्शन बी है सरक्रीक, ऑप्शन सी है हमारा इसमें इंदिराकाल, ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। प्रशांत भाई जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रीति आप भी बहुत जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा भारत का? रूबी बहुत जल्दी कमेंट कीजिए। सरोज दीदी का आंसर आ चुका है भाई। रितिका दीदी आप भी बहुत जल्दी आंसर कीजिए। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? चलिए देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। देखिए आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें ये मान लो हमारा उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक। अब जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर इसमें हमारा ऑप्शन था कि इंदिरा कॉल, इसमें ऑप्शन क्या है हमारा? इंदिरा कॉल। क्वेश्चन आपसे करेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। अब ऑप्शन और भी जान लेते हैं। ऑप्शन बी है हमारा सरक्रीक, ऑप्शन बी है हमारा सरक्रीक। जल्दी से कमेंट रिप्लाई दीजिए सभी लोग भाई। महेंद्र भास्कर बहुत अच्छे बेटा, गुड, आंसर आ चुका है। पवन आप भी जल्दी से आंसर कीजिए। हमारा ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि सरक्रीक ये कौन सा बिंदु बनेगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रीना आप स्लो क्यों हो जाते हो, आप थोड़ा फास्ट रहिए। रीतू बहुत अच्छे बेटा, गुड, आंसर कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी पूछा गया था कि सरक्रीक, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सरक्रीक। अगर बात की जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा बालांगू, ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु। सिंटू यादव भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। अच्छा, पूर्वी बिंदु हमारा हो जाएगा बालांगू। इसे और किस नाम से जानते हैं? जल्दी से दीजिए रिप्लाई इसका। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये पूछा गया था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। ऑप्शन अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में हमारा है इंदिरा कॉल। अगर इसमें हमारा पूर्व की बात की जाए तो पूर्व का है हमारा सरक्रीक। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो किवथु या बालांगू। ये हमारे थे भारत के जो पॉइंट हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा तीसरे मंडल में, ऑप्शन बी है हमारा 9वें मंडल में, ऑप्शन सी है हमारा इसमें 10वें मंडल में, ऑप्शन डी है हमारा 8वें मंडल में। 8वें मंडल में। चलिए इसका आंसर जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? प्रीति दीदी जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? चलिए बहुत अच्छे, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर वेद पूछ दिया जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ये हमारा वेद हो जाएगा ऋग्वेद। और मंडल की बात की जाए तो मंडल हो जाएगा तीसरा मंडल। ऑप्शन भी जान लेते हैं, ऑप्शन बी इसमें है हमारा 9वें मंडल में। अगर क्वेश्चन आपसे करेगा कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है, क्वेश्चन करेगा कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है, तो वो है हमारे 9वें मंडल में। ऑप्शन सी था हमारा 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या है? इसमें है हमारी पुरुषोक्ति। तो ये सारे मंडल किस में आते हैं? ऋग्वेद में आते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें था हमारा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए इसमें है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय,
ऑप्शन सी है हमारा संयुग्म, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। बताइए जल्दी से इसमें हमारा आंसर रिप्लाई कीजिए। भैया थोड़ा एक्टिव बैठिए, जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए। अब ये नहीं दूसरा क्वेश्चन चलने लगा आप पहले का आंसर रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। प्रीति, रूबी, सरोज दीदी। चलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ऑप्शन भी जान लेते हैं, उसमें ऑप्शन से भी हमारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर यहीं पर बात की जाए कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी था हमारा संयुग्म। देखिए जो संयुग्म था ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी करके यहाँ से ले गया था हमारे देश से। ऑप्शन डी था हमारा हर्षवर्धन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्न में कौन सी सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित थी। इसमें आपसे सभ्यता पूछी गई है, नदी का नाम दिया गया है, कौन सी सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी था हमारा कालीबंगन, ऑप्शन सी था हमारा हड़प्पा, ऑप्शन डी था हमारा लोथल। जल्दी से सभी लोग रिप्लाई कीजिए कौन सा आंसर इसमें हमारा राइट होगा, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत अच्छे सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलिए तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा ये हमारे रावी नदी के तट पर स्थित थी ये सभ्यता। देखिए जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं ये प्राचीन काल में सारी नदी के तट पर ही स्थित हुई हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता किस नदी पर स्थित थी, तो हड़प्पा सभ्यता हमारी रावी नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन इसमें हमारा ए है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो का पूछा जाता आपसे तो ये बसी थी सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित थी। ऑप्शन बी था हमारा कालीबंगन। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कालीबंगन किस नदी किस सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी, तो ये थी घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर। ऑप्शन डी था हमारा लोथल। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोथल यहाँ पर कौन सी सभ्यता बसी थी, तो यहाँ पर ये लोथल पड़ता है गुजरात में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पड़ता है, तो ये पड़ता है लोथल। चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग, तो इसमें हमारा राइट आंसर था हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसमें, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वर्धमान, ऑप्शन बी है हमारा पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है हमारा इसमें महावीर, ऑप्शन डी है हमारा ऋषभदेव। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। बहुत अच्छे, बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। ये छोटा सा पित्ती सा क्वेश्चन है, नन्ना सा, आप इतना टाइम लगा रहे हो उसमें आंसर करने में, जल्दी से रिप्लाई दीजिए भाई सभी लोग, बहुत अच्छे। तो इसमें हमारा राइट आंसर भाई सभी लोग बता रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। सभी का आंसर आ गया फटाफट, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ऑप्शन बी जान लो, इसमें से ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा वर्धमान। वर्धमान ऑप्शन को हम बाद में देख रहे हैं, अभी पहले और भी ऑप्शन जान लो। ऑप्शन बी है हमारा पार्श्वनाथ। अगर बात की जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी था हमारा महावीर। तो महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे महावीर। ऑप्शन डी था हमारा ऋषभदेव। इन्होंने स्थापना की जैन धर्म की, यानी प्रथम संस्थापक यही थे। अगर पूर्ण स्थापना की बात की जाए कि जैन धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से किसने की, तो महावीर ने की थी। ऑप्शन ए था हमारा वर्धमान। क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे है इसमें, निम्न में से कौन सा अकबर का महत्वपूर्ण कार्य रहा है।
ये अकबर का जो कार्य इसमें पूछा गया आपसे कौन सा महत्वपूर्ण रहा है, यानी अकबर ने कौन सा कार्य ज़्यादा किया है जो अच्छा था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है दास प्रथा का अंत, ऑप्शन बी था फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ऑप्शन सी था इसमें हमारा जजिया कर समाप्त, ऑप्शन डी था उपर्युक्त सभी। जल्दी से सभी छात्र छात्राएं रिप्लाई करते रहिए भाई, सभी स्टूडेंट। बहुत अच्छे, गुड आर्मी लवर, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं सभी लोग। प्रीति भाई जल्दी से आंसर कीजिए इसका। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य रहा है, तो इसमें कौन सा अकबर का महत्वपूर्ण कार्य रहा है, चलिए आंसर देखते हैं। इसमें आंसर होगा हमारा उपर्युक्त सभी। अकबर का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है ये हमारे तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए में था हमारा दास प्रथा का अंत, ऑप्शन बी था फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ऑप्शन सी था हमारा जजिया कर समाप्त, ऑप्शन डी था उपर्युक्त सभी। यानी ये तीनों कार्य थे अकबर के महत्वपूर्ण रहे थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी निर्माण की स्थापना किस विजय के उपरांत हुई थी, फतेहपुर का निर्माण अकबर ने करवाया था, किस विजय के उपरांत करवाया था, तो ये गुजरात विजय के उपरांत करवाया था। बहुत अच्छे, सभी लोग जल्दी से आंसर करते रहिए। तो आंसर ऑप्शन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा नाना साहेब, ऑप्शन बी था हमारा बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी था हमारा इसमें कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है हमारा झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए सभी लोग आंसर। बहुत बढ़िया, 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व पूछा गया है। चलिए सभी के आंसर आ चुके हैं लगभग, तो हम आंसर जानेंगे। इसमें कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाना साहेब का उपनाम क्या है, तो इन्हें धुंधु पंत के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर आपका ऑप्शन यहाँ नाना साहेब ना दिया गया होता, धुंधु पंत दिया गया होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आपको उपनाम भी याद रखना है, उनका नाम उपनाम है धुंधु पंत। अगला था हमारा बेगम हजरत महल, तो ये कहाँ से संबंधित थे, ये थी लखनऊ से। ऑप्शन सी था हमारा कुंवर सिंह। अगर कुंवर सिंह की बात की जाए तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन डी था हमारा झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई। तो अगर पूछा जाए कि झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें बुध, ऑप्शन बी है हमारा इसमें शुक्र, ऑप्शन सी है हमारा इसमें पृथ्वी, ऑप्शन डी है हमारा इसमें वरुण। सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, आंसर करते रहिए। जी ऐसा है, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग टाइम लगा देते हो। बहुत अच्छे, गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए लगे रहिए, ये नहीं कि एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, एक दिन किया 4 दिन नहीं किया, इस तरह से मक्कारी मत दीजिए। जो भी काम करना है आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, उसमें कोई भी काम हो। अगर आप रेगुलरिटी नहीं देंगे उसमें तो आपका प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस कोई भी हो, मैथ हो या फिर हिंदी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप उसे रेगुलरिटी यानी प्रतिदिन आपको टाइम देना पड़ेगा। गुड, सभी लोग बहुत बढ़िया। देखिए रेस में लगे रहिए सभी लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब लोगों ने बता दिया है, आंसर आ चुके हैं। तो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बुध। बुध सबसे कम दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य के। देखिए रीजन क्या है उसमें, मान लीजिए ये हमारा सूर्य और ये गोलाकार, ये सबसे नजदीक हमारा ग्रह पड़ता है बुध, सबसे नजदीक ग्रह पड़ता है हमारा बुध। अगर बात की जाए कितने दिनों में कर लेता है, तो ये 88 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेता है। ऑप्शन बी था हमारा शुक्र। शुक्र से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कहेगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो ये तीनों कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन सी था हमारा पृथ्वी। तो अगर क्वेश्चन आए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन डी था हमारा वरुण। अब देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे कम दिनों में अगर बुध परिक्रमा करता है तो सबसे ज़्यादा दिनों में कौन सा करता है, तो सबसे ज़्यादा दिनों वाला हो जाएगा वरुण।
वरुण ये सबसे ज़्यादा दिनों में परिक्रमा करता है, सबसे कम में करता है हमारा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है हमारा, शांति घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांति घाटी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हमारा इसमें केरल, ऑप्शन सी है हमारा इसमें गुजरात, ऑप्शन डी है हमारा इसमें राजस्थान। बताइए जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए। देखिए रेस में लगे हो तो फास्ट दौड़िए। बहुत अच्छे, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं फास्ट। देखिए आपको अगर बार बार पिन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम आपको परेशान कर रहे हैं रिप्लाई करवा कर। अगर आपके दिमाग में आप एक बार आंसर आ जाएगा, आप एक बार रिप्लाई कर दोगे, दूसरी बार मुंह से बोल लोगे। अगर आप नोट करते हो तो नोट भी करते हो, तो नोट करने से और भी याद होता है। देखिए जो चीज़ हमें बोलने से और लिखने से, हमें लिखने से इतनी याद नहीं होती, बोलने से जल्दी याद होती है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए बहुत अच्छे सबके आंसर आ चुके हैं। तो शांत घाटी हमारी कहाँ है, ये पड़ती है हमारी केरल में। शांत घाटी है केरल में। ऑप्शन हमारा ए इसमें था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी घाटी है, यहाँ पर है फ्लावर्स वैली, यानी फूलों की घाटी हमारी है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी था हमारा गुजरात। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन दिया जान लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा 52, ऑप्शन बी है हमारा 68, ऑप्शन सी है हमारा इसमें 80, ऑप्शन डी है 81। चलिए सभी के आंसर बहुत जल्दी से आने चाहिए। प्रीति भाई बहुत जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। रविकांत जल्दी से आइए, आप तो खो जाते हो बीच बीच में, ठीक जल्दी आइए। सरोज आप भी जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो राष्ट्रपति होना चाहिए भारत का, ये अनुच्छेद में है 52 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी लोगों के आंसर आए थे ऑप्शन ए। चलिए इसमें और भी जान लेते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी था 80। अगर 80 की बात की जाए तो ये राज्यसभा का अनुच्छेद होता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो ये 80 में। ऑप्शन डी था हमारा 81। राज्यसभा हमारी 80 में है, लोकसभा हमारी 81 में है। ठीक है, बहुत अच्छी सभी ने क्लास बहुत अच्छे से ली। अगली क्लास हमारी देंगी प्रिया मैम, तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए राधे राधे, मैं प्रिया। आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलीय किसका उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिस्टलीय किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है हमारा भौतिकी परिवर्तन, ऑप्शन बी है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है हमारा रासायनिक अपक्रिया, और ऑप्शन डी है हमारा एसिड लेपन गैल्वेनाइजेशन। तो सभी लोग रिप्लाई करें, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। तो इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर है भौतिकीय परिवर्तन। क्रिस्टलीय किसका उदाहरण है, तो वो है भौतिकीय परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका और बेकिंग सोडा की अपक्रिया से क्या बनता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिरका और बेकिंग सोडा की अपक्रिया से क्या बनता है। तो ऑप्शन ए है हमारा कॉपर, ऑप्शन बी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हमारा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा और सिरका की अपक्रिया से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नियान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, नियान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सभी लोग कमेंट करें पहले। तो ऑप्शन ए है हमारा रॉबर्ट नोएल, ऑप्शन बी है हमारा एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी है हमारा मैरिस डब्ल्यू ट्रेवल्स विलियम रामसे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नियान की खोज की थी वो कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वैज्ञानिक थे मैरिस डब्ल्यू ट्रेवल्स विलियम रामसे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय आंख की अधिकतम संग्रहता किस क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानवीय आंख की अधिकतम संग्रहता किस क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा बैंगनी क्षेत्र,
ऑप्शन बी है हमारा हरित क्षेत्र, ऑप्शन सी है हमारा नीला क्षेत्र और ऑप्शन डी है हमारा लाल क्षेत्र। तो जो मानवीय आंख की अधिकता संग्रहित होती है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र में होती है? तो वो होती है हरित क्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा SO2 और कणिका, ऑप्शन बी है हमारा NO2 और कणिका, ऑप्शन सी है हमारा CO2 और CFSC, ऑप्शन डी है हमारा SO2 और NO2। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? रिप्लाई करें जल्दी से। तो अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन में कौन परमाणु नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन में कौन परमाणु नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कार्बन, ऑप्शन बी है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हमारा फास्फोरस और ऑप्शन डी है सल्फर। तो प्रोटीन में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें। तो प्रोटीन में परमाणु नहीं पाया जाता है, वो होता है फास्फोरस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? क्वेश्चन क्या है? त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी टांगें होती हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 1 जोड़ी, ऑप्शन बी है हमारा 2 जोड़ी, ऑप्शन सी है हमारा 3 जोड़ी और ऑप्शन डी है हमारा 4 जोड़ी। तो जो त्वचा पर मच्छर काटते हैं उनके अंगों में कितनी टांगें होती हैं? तो उनके अंगों में 2 जोड़ी टांगें होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? क्वेश्चन क्या है? अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो आप लोग रिप्लाई करें जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। तो अप्रतिकारी गैस का क्या नाम होगा? बहुत अच्छे, ये इसमें राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्लेग किसके द्वारा संचरित होता है? क्वेश्चन क्या है? प्लेग किसके द्वारा संचरित होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी है हमारा पिरसू, ऑप्शन सी है हमारा सेठसी मक्खी और ऑप्शन डी है मच्छर। तो प्लेग किसके द्वारा संचरित होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से रिप्लाई करके। हाँ, बहुत अच्छे आंसर इसमें क्या होगा? पिरसू। तो राइट आंसर इसमें करते हैं ऑप्शन डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है हमारा द्रव्यमान एवं आयतन, ऑप्शन बी है हमारा ऊर्जा एवं भार, ऑप्शन सी है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी है द्रव्यमान एवं ऊर्जा। तो नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, रिप्लाई करें जल्दी से इसमें आंसर। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है, बहुत अच्छे, द्रव्यमान एवं ऊर्जा। अब आपको क्वेश्चन कराएंगी हिंदी के शशि मैम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं शशि। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव सेशन में। तो सभी लोग सबसे पहले हमारी क्लास को शेयर करें, सभी बहन भाई शेयर करें। जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? प्रश्न से ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो हमारे ये आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा भारतीय क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी है भारत के देश के लिए, ऑप्शन सी है भारतवासियों के लिए, ऑप्शन डी है ये सभी। बहुत अच्छे बेटा, रविकांत, प्रशांत, प्रीति, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन डी, जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिए हैं वो लोग सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी भारतीय क्षेत्रों के लिए भी किया गया था
और भारत के देशों के लिए किया गया था और भारतवासियों के लिए, मतलब ये सभी के, इन सभी के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इसमें हिंदी भाषा का जन्म हुआ। जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है पाली या प्राकृत, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर करें। बहुत अच्छे, गुड, सभी का आंसर आने लगा है। जिन लोगों का इसमें आंसर है ऑप्शन सी, जो लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं उन लोगों का सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए है संस्कृत। पूछा जाता है हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है, पूछ भी लिया गया था उसमें। तो पूछा गया था कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो वो हमारी संस्कृति। अब प्रश्न यही पूछा जाता है हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो वो हमारी अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बहुत अच्छे बेटा, आंसर करते रहिए। रविकांत, प्रीति, रीना, महेंद्र भास्कर, बहुत अच्छे बेटा, गुड। ऐसे ही लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। तो अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जो हमारी वर्णमाला हुआ है हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? कितने व्यंजन हैं? ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। तो कितने व्यंजन हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। हाँ, बहुत अच्छे, सबके आंसर आने लगे। तो जिन लोगों का इसमें आंसर बी है वो लोग सही हैं। 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन ए है 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 11। ऑप्शन सी है 52। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? क्या पूछा जाता है? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वो हमारे हैं 52। ऑप्शन डी है 25। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसमें व्यंजन टोटल कितने हैं? 33। इसमें से स्पर्श व्यंजन कितने हैं? वो है हमारे 25। ये कितने वर्गों में बांटे गए? 5 वर्गों में। तो अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है हमारा इसमें सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे, सभी लोग आंसर करें। बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर आया सरोज का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऊष्म व्यंजन। जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है वो लोग सही हैं। ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या, रा, ला, वा। कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? उसमें आते हैं या, रा, ला, वा। ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं छे, त्र, अज्ञा और सिरा। संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छे, त्र, ज्ञा और सिरा। ऑप्शन डी है निर्नासिक व्यंजन। तो निर्नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर होता है वो हमारे निर्नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास ये पसंद आ रही होगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें तत्सम रूप क्या होगा? प्रश्न हमारा इसमें जो नारियल शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा?
तो इसमें तत्सम शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन तो आप सभी को दिख ही रहे होंगे। आंसर करें जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर करें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है नारिकेल, ऑप्शन बी है नारिकेल, ऑप्शन सी है नारिकेली, ऑप्शन डी है नारिकेला। जिन लोगों के ऑप्शन सी आ रहे हैं वो लोग सही हैं। तो नारियल का तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी नारिकेली। क्या होगा दोस्तों? नारिकेली। ध्यान से पढ़ें, नोट करते चलिए, क्योंकि एक बार देखने से माइंड में सेट नहीं हो जाता है, फिर ये बार बार क्वेश्चन मिलते भी नहीं हैं। तो मिलते हैं तो मोबाइल का डाटा खर्च करना पड़ता है, तो इसलिए एक बार देखने पर नोट करते चलें तो हमें इस बार बार मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी देखने की। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? प्रश्न पूछा गया इसमें जो व्यंजन है इनका क्रम सही कौन सा है? तो ऑप्शन तो आप लोगों के दिख ही रहे होंगे, फिर भी ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ऑप्शन बी है चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग। ऑप्शन सी है पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग और का वर्ग। ऑप्शन डी है का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। रीत का बेटा, बहुत अच्छे। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आया है वे बहुत अच्छे, उनका वो सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये हमारे स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। तो हमने पहले भी बताया था स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 5। तो इसमें एक ट्रिक है याद करने के लिए, के टी एम 2 KTM 2 जो बाइक होती है, इससे हम याद करेंगे कि हम किसी से मांग रहे हैं कि KTM 2, तो कैसे हो जाएगा? का वर्ग और टी से हो जाएगा चा वर्ग। ये हमारे उच्चारण स्थान पर ये प्रयोग होती है, जैसे कंठ व्यंजन है, दंत व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है और दंत में व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। ये ट्रिक है जो हमारी उच्चारण स्थान, व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो वहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें इनमें से मुख्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न पूछा गया इसमें जो मुख्य शब्द दिया गया है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं, सभी लोग आंसर करें। आंसर सभी लोग करें। अगर जिन लोगों के गलत भी जा रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर गलत होंगे पर एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो यहाँ गलत होंगे उसे सही कराने के लिए हम है ना। हाँ, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है गूंगा, बी है शांत, सी है चुप, ऑप्शन डी है बेबस। बहुत अच्छे बेटा, जिन लोगों के ऑप्शन डी आ रहा है वो लोग सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बेबस। बेबस मुख्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य इसमें जो दिया गया है राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी है अधिकरण। सभी लोग इसका आंसर करें। प्रीति, बाबा जी, सिंटू, आप लोगों के आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं। आंसर सभी लोग करें, कोई बात नहीं गलत हो रहे हैं। यहाँ गलत होंगे पर एग्जाम में गलत नहीं होंगे, तो इसलिए गलती सभी से होती है। तो गलती करें, गलत खुद ना हो गलती करें, वो गलती तो होती है, आम बात है, सभी से होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? गाय की, राम की गाय चरती है। तो जो की है किस कारक का है? ऑप्शन ए था कर्ता, बी था कर्म,
सी था संबंध, डी था अधिकरण। बहुत अच्छे बेटा, जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है वो सभी लोग सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब संबंध किससे बनते हैं? काकी के, रारी ने, रे, नानी ने। तो किसकी गाय चल रही थी? राम की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है संबंध। ऑप्शन ए है कर्ता। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो इसमें होगा ने। क्या होगा? ने। ऑप्शन बी है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह होगा को। और ऑप्शन डी है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? अब अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होगा मैं, पेपर। ये अधिकरण के विभक्ति चिन्ह है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहिए, गुड। ऐसा ना करना 4 दिन मेहनत करके फिर छोड़ देना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, गलत बात है। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? जो वह शब्द दिया गया है, पहले वाक्य देखेंगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, जो वाक्य में वह शब्द दिया गया है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो इसमें ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। तो वह किसके अंतर्गत जाएगा? जिन लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है वो सभी लोग सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक। जिन वाक्यों में निश्चितता का बोध हो वो हमारे निश्चयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक। इसकी भी डेफिनेशन जान लेते हैं। ये अगर जिन वाक्यों में वस्तु या स्थान या किसी प्राणी की अनिश्चितता का बोध हो तो वो हमारे अनिश्चयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें अनुमान का विशेषण होगा। जो अनुमान शब्द दिया गया इसका विशेषण क्या होगा? आंसर करें जल्दी जल्दी। आप लोग बहुत फिर स्लो हो गए हैं भाई, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। ऐसे सोएंगे फिर कैसे काम चलेगा? तो सभी लोग आंसर करें। वाह, आने लगे सभी के आंसर। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहें, लगातार मेहनत करते रहें। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अनुमानित। जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है वो सभी लोग सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुमानित। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? ये वाक्य दिया गया, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मैं जब वाक्य पानी बरसता तो कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है या फिर विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? सभी लोग आंसर करें। प्रशांत, रविकांत, रूबी, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। तो आंसर करें सभी लोग जल्दी जल्दी। आप लोग ये आंसर स्लो हो जाते हैं, क्यों? नींद आ रही है? अरे भाई, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। क्या इसमें पानी बरस रहा है? पानी बरस रहा है, जब क्या हो रहा है? मेढक बोल रहे हैं। तो उसमें उसकी विशेषता बताई गई है, क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो इसमें हमारा होगा क्रिया विशेषण। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, इनमें से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? इनमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द होगा जो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है त्रिशालय, ऑप्शन बी है त्रिदिव, ऑप्शन सी है गौ या देव, ऑप्शन डी है नाग। सभी लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें। चलिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है वो सभी लोग सही हैं। त्रिदशालय
गौ, देव, नाक, गोकुल या बैकुंठ, ये सभी हैं हमारे स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि जो महादेवी हमारे कवि थी या लेखिका थी, इनको किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सभी लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें। तो ऑप्शन ए है चिदम्बरा, ऑप्शन बी है यामा, ऑप्शन सी है उर्वशी, ऑप्शन डी है आंगन के पार द्वार। बहुत अच्छे बेटा, जिन लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है वो सभी लोग सही हैं। यामा, महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए है चिदम्बरा। ये किसकी रचना है? ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी है उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी है आंगन के पार द्वार। पूछा जाए आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो ये हमारी है अज्ञे जी की। किसकी है? अज्ञे जी की। इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। जो हमारा महाकाव्य है साकेत, इसके रचयिता कौन है? सभी लोग आंसर करें। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, जिन लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है वो सभी लोग सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और बनाब किसकी रचना पूछे थे? गेहूं और बनाब के लेखक कौन हैं? दो हमारे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और यही पूछे गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? वो भी हमारे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इसमें, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। प्रश्न पूछा गया है इसमें, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी बोली बोली जाती है इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है खरी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो बताइए इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। सभी लोग आंसर करें फटाफट। पावाजी, आर्मी लवर, बहुत अच्छे। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी की दिया है आंसर, वो लोग सभी लोग सही हैं। तो कहाँ इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? अवधी भाषा। ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। जो खड़ी बोली है ये हमारे भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है, जिनमें से 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बिहार क्षेत्र में और यूपी के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों भोजपुरी? बिहार क्षेत्र में और यूपी के पूर्व के क्षेत्र में बोली जाती है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। जो हमारे वर्ड दिए गए हैं, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन ए है तालब, ऑप्शन बी है कंठोष्ठ, ऑप्शन सी है कंठतालब, ऑप्शन डी है दंत। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें। स्लो क्यों हो जाते हो? बहुत अच्छे बेटा। महेंद्र भास्कर, आप तो बहुत स्लो आंसर दे रहे हो। रीतिका, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहिए। बाबा जी, बहुत अच्छे, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है, मेहनत करते रहिए। नहीं आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, लगातार मेहनत करिए।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। बहुत अच्छे बेटा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी किया है वो सभी लोग सही हैं। कंठ तालव्य, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तालव्य में आते हैं स्पर्श व्यंजन का तावर्ग और या और सा वर्ड आते हैं। कौन कौन से तालव्य में आते हैं? स्पर्श व्यंजन का तावर्ग और या और सा, ये हमारे आते हैं तालव्य व्यंजन के अंतर्गत। ऑप्शन डी है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में ओ और औ आ जाते हैं। में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ओ और औ। कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? ओ और औ। पूछा जाता है कि ओ औ किसके का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वो होगा कंठोष्ठ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इसमें उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन तो अब सभी लोगों को दिख ही रहे होंगे, सभी लोग आंसर करें। तो ऑप्शन ए है उत्दंडयन, ऑप्शन बी है उद्दंडयन, ऑप्शन सी है उत्अयन, ऑप्शन डी है उत्दंडयन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग आंसर दें। बहुत अच्छे बेटा। जिन लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है वो सभी लोग सही है। सरोज बहुत स्लो हो गई। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्दंडयन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इसमें है चूरन किस प्रकार का शब्द है? जो चूरन शब्द दिया गया है ये किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है अर्धतत्सम, ऑप्शन डी है तद्भव। तो बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा ये शब्द? सभी लोग आंसर करें। बहुत अच्छे बेटा। ऑप्शन डी। जिन लोगों ने आंसर किया ऑप्शन डी वो सभी लोग सही हैं। चूर्ण शब्द तद्भव है। चूर्ण का तत्सम क्या होगा? चूर्ण। क्या बनेगा चूर्ण का तत्सम? चूर्ण बनेगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा हमारा इसमें चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें जो मुहावरा दिया गया है चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। तो इसमें ऑप्शन ए है राह ना सूझना, ऑप्शन बी है बराबर बदला लेना, ऑप्शन सी है पीछा छुड़ाना, ऑप्शन डी है परेशान करना। सभी लोग आंसर करें। आंसर आप लोग बहुत स्लो हो गए हैं। क्यों? नींद आने लगी? ऐसे सोओगे तो काम नहीं चलेगा। अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर था ऑप्शन ए राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए राह ना सूझना, ये हमारा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे बेटा, सभी लोगों ने आंसर सही किया है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इसमें वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? जो शब्द दिया गया है वैमनस्य, इसका विलोम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए है वेमस्य, ऑप्शन बी है सौमनस्य, ऑप्शन सी है सुमनस्य, ऑप्शन डी है अवनस्य। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं। रविकांत बहुत अच्छे बेटा, आपका सबसे पहले आंसर आया ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छे बेटा। बाबा जी आपका भी आंसर सही आया। लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। जब मेहनत करेंगे तभी मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के छोड़ दिया, सो जाओ चादर ओढ़ के हमें सफलता मिलेगी। नहीं बेटा, कोशिश करो, कोशिश कर हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, लगा निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो बेटा मेहनत करते रहिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या करना है।
तो लक्ष्य बनाइए और ध्यान उसी पर रखना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगला प्रश्न हमारा इसमें, जस दुल्हे तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या होगा? इसमें जो कहावत दी गई है जस दुल्हे तस बनी बराता, तो इसका अर्थ पूछा गया, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, ऑप्शन बी है जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन सी है किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, ऑप्शन डी है अच्छे बुरे को एक समझना। सभी लोग आंसर करें, थोड़ा फास्ट करें आप लोगों से। बहुत अच्छे बेटा, जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है वो सभी लोग सही हैं। प्रशांत, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। इसमें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे खुद वैसे साथी, जस दुल्हे तस बनी बराता, इसका अर्थ होगा जैसे खुद हैं वैसे साथी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, इसका अर्थ क्या होगा? प्रश्न क्या है, जो धरती फोड़कर निकलता है उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है स्वयंभू, ऑप्शन बी है जन्मजात, ऑप्शन सी है जराभुज, ऑप्शन डी है उद्भुज। सभी दोस्त इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक तो पहुंचाएं। जब दोस्त साथ होते हैं तो उम्मीद ही कुछ अलग होती है। तो शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।